मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सिमिलरली जब आईसिस के अफ़गानिस्तान के अंदर आई तो यहाँ भी अमेरिकियों से लड़ने की बजाय वो लड़ने लग गए पाकिस्तानियों से, यानी पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ होने लगी और अफ़गान तालिबान से लड़ते रहे। कौन अफ़गान तालिबान? जो कि अमेरिका से लड़ रहे थे। दो तालिबान है ना, एक तो जहालत में आकर इंडियन मीडिया आउटलेट्स और इवन कई बांग्लादेश के अंदर भी जो प्रो इंडियन आउटलेट्स हैं और इवन पाकिस्तान में भी बड़े सर्कल्स जैसे हैं जिनको पता होता भी है लेकिन फिर भी पता नहीं होता, वो एक ही तालिबान करके सबको देखते रहते हैं कि ये सारे एक ही हैं। टीटीपी भी वही है, अफ़गान तालिबान भी वही है, लेकिन अलग अलग हैं। दोनों की आइडियोलॉजी, नज़रियात, एफर्ट्स अलग हैं। अफ़गान तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं 20 साल से, ये अलग एक चीज़ है। वो ज़बरदस्ती कहते रहते हैं टीटीपी वाले कि हमारी बैत है इनके हाथ पे, लेकिन वो कह रहे हैं अफ़गान तालिबान हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई ये कौन है? तो ये सब कुछ गेम होता रहा वहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो उलमाए कराम हैं, स्कॉलर्स पाकिस्तान के, और बड़ी तादाद में, चाहे वो अहले तशय्युअ हों या अहले सुन्नत वल जमात के हों, ये इन सारे ग्रुप्स को खारजी डिक्लेयर करते रहे कि ये खारजी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखें ना, अगर एक ग्रुप सिर्फ मुसलमानों से ही लड़ता है तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है खारजी की, कि अगर वो दूसरों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को लड़े। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वहाँ से ये खारजी नाम इनके ऊपर पड़ा। उस हदीस में मफ़हूम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में हर दौर में खारजी उठेंगे और हर दौर में इनको कुचल दिया जाएगा, हत्ता कि इनका आखिरी ग्रोह जाके मिलेगा दज्जाल के साथ, उससे जा मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी क्वालिटीज़ और साफ भी बताया कि ये किस तरह के होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी इबादतें ऐसी लंबी लंबी इबादतें होगी कि इनको देखकर आपको अपनी इबादतें छोटी महसूस होने लगेंगी कि कितने नेक परहेजगार, इतनी लंबी लंबी इबादतें। गैर मुस्लिम जो जुल्म कर रहे होंगे ना, उनको छोड़कर ये मुसलमानों पे तलवारें चलाएंगे। और एक और निशानी हुजूर ने ये बताई कि ये कुनियतें इख्तियार करेंगे, निकनेम्स से जाने जाएंगे। और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही सख्त अल्फाज, यानी जहन्नुम के कुत्ते कहकर मुखातिब किया। टीटीपी जो कि इंडियन प्रॉक्सी है बकौल पाकिस्तान के, इनमें 2013-14 में एक इनका लीडर मर जाता है, 2013 है या 14 है, मर जाता है। तो फिर नेक्स्ट जो लीडरशिप होती है उसमें झगड़ा हो जाता है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है। अब हम ये आपको बताते हैं कि टीटीपी ने आईसिस के बनाने में अहम रोल कैसे प्ले किया। तो इनका एक लीडर मारा जाता है, तो जो नेक्स्ट लीडरशिप चुननी होती है तो दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि एक बंदे को लीडर बनाए, तो दूसरा कहता है कि नहीं, दूसरे को ग्रुप बनाए। इनमें से एक जो ग्रुप था वो था मुल्ला फजलुल्लाह का ग्रुप। मुल्ला फजलुल्लाह एक बंदा था, इसका ग्रुप था। और मुल्ला फजलुल्लाह को मुल्ला रेडियो के निकनेम से भी जाना जाता था। तो ये उसका निकनेम था, मुल्ला रेडियो, क्योंकि इसका एक अपना एफएम चैनल हुआ करता था, रेडियो चैनल चलाता था, तो उस हवाले से इसको मुल्ला रेडियो कहा जाता था। अच्छा जी, मुल्ला रेडियो जो था, मुल्ला रेडियो टीटीपी का हेड बन गया। और एज वी सेड के इनकी जो लड़ाई थी वो अमेरिका या इंडिया से नहीं थी। इन्होंने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया कि हमारी जंग रियासत पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ। बज़ाहिर वो नारा यही मारते थे कि हम शरीयत लाना चाहते हैं यहाँ। इस बीच जनाब, अब शरीयत के नाम पर क्या हुआ ये ज़रा देखें। पैसा और हथियार इंडिया के ज़रिए और शरीयत ऐसे लाई जा रही है कि हज़ारों मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर बम धमाके करके मारा गया। आम मुसलमान हर शहर में पाकिस्तान के में ये चीज़ें होती रहीं। इमाम बार गाँव के अंदर मारा गया इस ग्रुप की जानिब से। अहले तशय्युअ वाले उधर जाके इबादत कर रहे हैं, उनको मारा गया। और इंडिया के अंदर और दुनिया भर में, यानी अरब वर्ल्ड में भी इवन मुसलमानों के दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रहीं कि यार ये पाकिस्तानी किस किस्म के लोग हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। यानी वो जानते नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है, गेम क्या खेला जा रहा है। वो पाकिस्तानियों को कहते रहते थे, पाकिस्तानी जहाँ भी जाए, मिडल ईस्ट में जाए, यार तुम लोग इधर क्यों लड़ते रहते हो इस तरह आपस में। यानी उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली गेम क्या है, एक्चुअली कौन कौन किसकी तरफ से खेल रहा है, उनको ये मालूम नहीं होता था। तो ये इस तरह होते रहे। मुहर्रम के जुलूसों में 12 रबीउल अव्वल को इस तरह होता रहा।
तो ये मुल्ला रेडियो का ग्रुप करता रहा, और मुल्ला रेडियो का जो एक मुखालिफ था, जो दूसरा ग्रुप था, 2 ग्रुप बन गए थे ना, दूसरा ग्रुप था वो एक हाफिज सईद करके एक बंदा था। ये जमात दावा वाले हाफिज साहब नहीं है, ये दूसरा हाफिज सईद था। ये हाफिज सईद गुस्से में चला गया अफगानिस्तान के अंदर कि मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, लीडर में बनना चाहिए था 2013, मुझे क्यों नहीं बनाया। वहाँ ये राब्ते में आ गए आईसिस के साथ अफगानिस्तान के अंदर, और फिर इन्होंने आईसिस खुरासान की बुनियाद डाली, ये जो टूटा हुआ ग्रुप था। और बाद में इसमें मिडल ईस्ट से शिकस्त खाने वाले जो बचे कुचे लोग थे आईसिस के, वो भी इंक्लूड कर दिए गए। पैसे और डॉलर, जाहिर सी बात है कि बेतहाशा रिसोर्सेज मौजूद थे, तो वो लड़ते रहे अफ़गान तालिबान से, जिनसे अमेरिका लड़ रहा था, ये भी उनसे लड़ते रहे, और पाकिस्तान से लड़ते रहे, ईरान से लड़ते रहे। हालांकि इस वक्त तक ये बड़ी हद तक डैमेज हुए हैं, स्ट्रक्चर इनका काफ़ी, पाकिस्तान के अंदर इनका स्ट्रक्चर नहीं है, ना टीटीपी का इस वक्त स्ट्रक्चर है, कोई मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, ना आईसिस का है। लेकिन अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर है इनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स बने हुए थे, गनी सरकार, NDS इनको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि ये एंटी अफ़गान तालिबान थे, तो उनके ट्रेनिंग कैंप्स और ये सब कुछ चलते रहे वहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ। गनी सरकार भी इनको सपोर्ट करती रही। NDS जो वहाँ की खुफिया एजेंसी थी जिसको इंडिया ने बनाया हुआ था, और वहाँ की वो फ़ौज जिसको इंडिया ने ट्रेन किया हुआ था, ये सब इनको एसेट समझकर इनको यूज़ करते रहे। लेकिन अब जैसे कि हमने कहा कि काफ़ी हद तक इनके स्ट्रक्चर जो है ना वो डैमेज हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर तो मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ये अफ़गानिस्तान से आकर कार्रवाई करके और दोबारा अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किल है इनके लिए, तो उधर लेकिन चूंकि कार्रवाई नहीं होती थी तो बड़ा एक बेहतरीन ब्रीडिंग ग्राउंड मौजूद था वहाँ पर। लेकिन चूंकि आलमी लेवल पर और रीजनल लेवल पर कुछ 1-2 मुल्क हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये तंजीम अभी भी चल रही है, TTP भी और आईसिस भी। अच्छा, कई डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इस टाइप के जो ग्रुप है ना, इनको सपोर्ट वैसे अब तक क्यों की जा रही है, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि कई एनालिस्ट मानते हैं कि आगे चलकर ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये वेस्ट के लिए चीन के खिलाफ एक एसेट हो सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। चीन के BRI के मंसूबे को नाकाम करने के लिए और उसको टारगेट करने के लिए ये ग्रुप सेंट्रल एशिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये यूज़ हो सकते हैं, आराम के साथ यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते रहते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के निकलने का ये मतलब नहीं है कि जंग ख़त्म हुई है। ये हमने पहले भी कई बार ये बात कही हुई है कि जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग का सिर्फ राउंड 1 ख़त्म हुआ है, अफ़गान तालिबान की विक्ट्री पे ख़त्म हुआ है राउंड 1। अब जनाब राउंड 2 शुरू हो रहा है, और इस राउंड के अंदर मुल्कों की फ़ौजें आपस में नहीं लड़ेंगी, अमेरिका की फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। मुल्कों की फ़ौज लड़ सकती है सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर पर, वहाँ पर प्रॉक्सीज का काम नहीं, वो ऑक्यूपेशन की, ज़मीन पे कब्ज़े की लड़ाई है, ज़मीन का मामला है। यहाँ पर मुल्कों की फ़ौज रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर और बाकी जगह पे। अब प्रॉक्सीज लड़ेंगी, मैक्सिमम डैमेज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सुपर पावर है चाइना, रशिया, उधर भी सुपर पावर है अमेरिका, एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती ये एक दूसरे पे इस तरह जंग। जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका डायरेक्टली नहीं लड़े क्योंकि हथियार बेपनाह है दोनों के पास, कोई 5-6 हज़ार एटम बम तो खाली रशिया के पास हैं, हज़ारों अमेरिका के पास भी हैं, तो ये डायरेक्टली लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आलमी ताकतों के बीच प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, दूसरे मुल्कों को आगे किया जाता है कि तुम लड़ो। तो यहाँ ये जो नेक्स्ट फेज़ शुरू हुआ है इसमें प्रॉक्सीज लड़ेंगी, प्रॉक्सीज जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के अंदर प्रॉक्सीज लड़ रही थी ना, और उन्हीं प्रॉक्सीज ने सोवियत यूनियन को धपड़धूत किया था, अब भी कुछ वैसा ही होने जा रहा है। तो ये सारे ग्रुप्स एक्टिवेट होंगे मज़ीद, अलबत्ता इनको अफ़गानिस्तान के अंदर इंगेज करने के लिए और इनको एलिमिनेट करने के लिए ये जो फोर्सेज है ना जिनके खिलाफ ये ग्रुप्स इस्तेमाल हो सकते हैं, वो अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान वही हैं, लेकिन उनको पार्टनर नए मिल गए हैं, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के मुल्क, ये नए पार्टनर्स मिल चुके हैं वही ग्रुप, लेकिन पार्टनर्स इनके नए हैं। और ये सारे जो पार्टनर हैं ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगे उन ग्रुप्स के साथ जो अफ़गान तालिबान जिनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये सारे जो मुल्क हैं ना, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इनकी सिक्योरिटी इन ग्रुप्स के हाथों बड़े हद तक यानी डिस्टेबलाइज हो सकती है। इसीलिए ये इनको अपने फ़ायदे के लिए भी सपोर्ट करेंगे अफ़गान तालिबान को। नाउ लेट्स सी कि ये जो दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है जिसमें डिस्टेबलाइजेशन का ख़तरा है रीजन के अंदर,
ये मरहला किस जानिब जाता है? अच्छा, अब सवाल है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बेसिक सवाल उठेगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा मामला दबरदूस हो रहे हैं, ये हो क्यों रहा है? ये सारी फोर्सेस आपस में दस्तो गरेबां क्यों हैं, लड़ क्यों रहे हैं? बेसिक बुनियादी बात, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त, जिसमें अलग अलग दोनों हिस्सों में अलग अलग मुल्क शामिल हैं। एक ग्रुप का मुखिया लीडर अमेरिका महाराज वेस्ट और उनके एलाइज हैं, और दूसरे ग्रुप का जो लीडर है वो चाइना रशिया है और उनके एलाइज हैं। इस रीजन के अंदर इंडिया वेस्टर्न ग्रुप में है, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो चाइनीज़ वाले ग्रुप में। और ये दोनों जो ग्रुप हैं ना दुनिया के, इनके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं जो कि आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपस में मिसमैच हो रहे हैं। तो ये सारी जो डिस्टेबलाइजेशन है ये उसी मिसमैच, उसी कन्फ्लिक्ट का नतीजा है जो कि डिस्टेबलाइजेशन की शक्ल में सामने आ जाती है।